गुड मॉर्निंग, बीकॉम फाइनल ईयर। मैं आपको इनकम टैक्स का टैक्स लेक्चर जो है वो देने जा रही हूँ। आप सभी जानते हो कि क्लासेस में आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन आप हमारे कांटेक्ट में हो। आप तो पुराने स्टूडेंट हो, 2 साल फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया है। अब आप वीडियो कॉल्स का जो है वो मजा लें कि कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं इस तरह के महामारी के समय में, और अपनी बात जो है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक मैंने इनकम टैक्स में आपको बताया कि इनकम टैक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इनकम टैक्स के मेन पॉइंट्स क्या हैं, इनकम क्या है और इनकम क्या है, और प्लस इनकम से रिलेटेड रूल्स क्या हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम जो है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसी जो है वो कौन होता है। तो ये सारे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है एग्रीकल्चर इनकम। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और स्पेशली इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारे देश में एक एग्जम्प्टेड इनकम है, यानी कर मुक्त आय है, यानी कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में इसको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में जो है वो ऐड किया जाता है, और इसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट किया जाता है, और बाद में जो है अनुपातिक दर पर इसकी छूट दे दी जाती है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि हमेशा जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में ऐड नहीं की जाती। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इनकम में कब ऐड की जाती है? जब एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा होती है और उधर से आपकी टोटल इनकम जो है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। और टैक्स कैलकुलेट करने पर एक फार्मूला है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और उसके अनुसार जो है अनुपातिक दर पर उसको जो है वो छूट दे दी जाती है। लेकिन सम एंड सब्सटेंस इसका यही है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होती है। तो अब एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, उसके लिए जो है जरूरी है कि जो कृषि से संबंधित कार्य हैं वो उस पर किए जाने चाहिए, जैसे भूमि को जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, ये बेसिक एक्टिविटीज हैं, आधारभूत क्रियाएं हैं कृषि से संबंधित, ये आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। और अगर किसी चीज की स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मीन्स जो बिना एफर्ट्स के उग जाते हैं, अगर हम उनको बेचते हैं काट कर, तो वो हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यानी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जो है, जो हमने अचानक उगाया, जिसके लिए हमने कृषि संबंधित आधारभूत क्रियाएं जो है वो नहीं की हैं, और वो ग्रो कर गया और उसको हमने काट कर या जो भी उसका प्रोसेस है उसके द्वारा बेच दिया, तो वो हमारी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले जो है, अगर एग्रीकल्चर इनकम को हमने एग्जम्प्ट लेना है, मानना है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। जो आपकी भूमि है वो कहाँ स्थित होनी चाहिए? भारत में जो है वो स्थित होनी चाहिए। कृषि भूमि जो है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। आपकी कृषि भूमि जो है वो भारत में हो, किसी अन्य देश के लिए जो है एग्जम्पशन वहां के देश के नियमों के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि वो एग्जम्प्टेड है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। और दूसरी जो है आपकी इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके लिए आधारभूत कृषि संबंधी क्रियाएं जो है वो की गई हो, आधारभूत कृषि संबंधी क्रियाएं जो है वो की गई हो। और आपने आधारभूत क्रियाएं वही हैं, भूमि को जोतना है, बीज बोना है, सिंचाई करना है, फिर फसल को काटना है। ये आधारभूत क्रियाएं जो है वो की जानी चाहिए। तो भूमि जो है वो, या फिर
कोई स्थित मकान है जो बिल्कुल एडजेसेंट टू द एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल आपकी कृषि जो भूमि है उसके साथ लगा हुआ है, उससे आपको किसी प्रकार की रेंटल इनकम आती है। जैसे आपने गोडाउन के लिए दिया हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उससे जो आपको इनकम आती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में स्थित होनी चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुड बी डन, आधारभूत क्रियाएं जो है कृषि से संबंधित वो सारी की जानी चाहिए। तीसरा, जो घर के पास उसका स्थित मकान है निकट, वो भी इस संबंध के लिए जो है वो सम्मिलित जो है वो किया जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम आती है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, आप खेती बाड़ी खुद करते हैं। लेकिन अगर आप उसके क्या होने चाहिए, ऑनर जो है वो होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है, लेकिन हम खुद जो है वो प्रोसेस नहीं करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, हमने उस भूमि को रेंट पर जो है वो दे रखा है और हमें रेंट आता है उस लैंड को लेकर, लेकिन उस पर क्रियाएं जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही की जाती हैं। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि हमने अपनी जमीन बटे पे दी हुई है, पट्टे पे दी हुई है, तो वो जो हमने बटे पे या पट्टे पे दी हुई है उसके बदले में जो हमें एग्रीकल्चर इनकम मिलती है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर जो रेंट मिलता है आपको टेनेंसी से, वो आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाएगी। या आपका जो घर है वो अपने रहने के लिए यूज हो रहा है या भंडार गृह के रूप में जो है वो यूज हो रहा है और हो रहा है, तो वहां पर भी जो है वो क्या मानी जाएगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाएगी। और मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर जो है वो लगता हो, तो इसमें जो है जैसे नर्सरी है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, फिर उनको बेचा जाता है, तो वो भी आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जिनको हमने कंसिडर करना है। और वैसे इसका ये भी है कि ये लैंड जो है वो शहर में स्थित नहीं होनी चाहिए, जिसमें 10 किलोमीटर की रेंज तक कोई कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो ना आता हो और वहां की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज्यादा ना हो, तो वहां लैंड स्थित है और आपको कोई आय होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जो है वो अचानक जो है वो हो जाती है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। जैसे बैम्बूज हैं या घास है जो अपने आप उगाती है और वो बिकती है, पर बेचने वाले की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात जो है इसमें आप सब बच्चे गांव से अगर संबंध रखते हैं तो जानते होंगे कि खड़ी फसल बिक जाती है। जिसने खड़ी फसल बेची उसके लिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। खड़ी फसल मीन्स जब फसल पक चुकी है तो खरीदार अंदाजा लगा लेता है कि इतने एकड़ में जो है इतनी प्रोडक्शन जो है वो हुई होगी और उसके अनुसार जो है वो पेमेंट कर देता है, तो इसको खड़ी फसल का खरीदना जो है वो कहते हैं। जिसने खड़ी फसल बेची उसके लिए तो क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम है। और जिसने खड़ी फसल खरीद कर आगे मार्केट में बेची वो उसका बिजनेस है, वो उसका क्या है, व्यवसाय है, उसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने उससे संबंधित जो आधारभूत क्रियाएं हैं वो नहीं की है। आधारभूत क्रियाएं करना जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें हल जोतना, सिंचाई, बीज बोना, सिंचाई करना और फसल की कटाई करना जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो वो अब अगर सिंचाई का पानी बेचा जाता है, सिंचाई के लिए पानी बेचा जाता है, ये बहुत सारे स्टेट्स में है, या जहां पानी की शॉर्टेज होती है वहां पर बड़े बड़े ड्रमों में रखकर जिनके पास पानी के साधन है वो बेचते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो उनका बिजनेस है। तो इसके लिए जो है एक तो लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड इन फॉर इट, और इसके साथ लगी हुई या निकट लगी हुई भूमि भी जो है इस पर्पज के लिए कंसिडर की जाती है, जिससे लगान जो है वो
कर जो है वो रेंट जो है वो आता है। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम वो है अंशतः कृषि आय। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम जैसे नाम से ही क्लियर है कि कुछ आय ऐसी हैं जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती हैं और पार्टली जो है वो बिजनेस इनकम जो है वो होती हैं। और कुछ इनमें से एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ही किया हुआ है कि इसका आय अगर होती है तो इसका इतना हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा और इतना हिस्सा जो है वो बिजनेस इनकम जो है वो माना जाएगा। जैसे चीनी बनाने का उद्योग है, चीनी बनाई जाती है, तो आपको पता है कि गन्ना यूज होता है। तो गन्ना जो है वो यूज होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, 40% जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है। इसी तरह कॉफी है, कॉफी में भी जो है आपको पहले रॉ मटेरियल लेना है अपने ही खेतों से और फिर उसकी जो है वो कॉफी बनानी है। तो उसमें भी जो है 65% और 35%, 65% जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, 35% जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की आय जो है वो मानी जाती है। इसी तरह चाय की पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां का जो है वो कोई यूज नहीं है जब तक हम मार्केट में उसको चाय बनाकर नहीं बेचते हैं। तो उसके लिए भी दोनों प्रोसेस जुड़े हुए हैं। तो जो कंपनीज एग्रीकल्चर अपना एस्टेट भी रखती हैं और चाय पत्ती भी बनाती हैं तो उसके लिए भी 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि हम इस तरह की, और एक और है रबर प्लांट्स हैं। रबर प्लांट्स में से आपको पता है कि रबर जो है वो कैसे निकलता है। अगर आपने कभी साइंस पढ़ी होगी या देखा होगा तो रबर प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसे तिरछे टक लगा दिए जाते हैं और उनके नीचे जो है डिब्बे बांध दिए जाते हैं, रबर कलेक्ट किया जाता है। तो रबर प्लांट्स जो है वो बड़े कॉस्टली होते हैं, इनकी खेती करना आसान काम नहीं है। इधर साउथ में केरला साइड में इनकी खेती होती है। तो जो रबड़ इकट्ठा किया जाता है व्हाइट कलर का एक मिल्क सा होता है और उसको प्रोसेस करके जो है रबड़ बनाया जाता है। तो उसमें भी 65% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और 35% जो है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो है इस तरह से इनकम को जो है वो कैलकुलेट कर सके। हमें क्या करना पड़ता है, कई जगह पर इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। जो चीजें सामान्यता मार्केट में बिक जाती हैं, सामान्यता जैसे गन्ना है, गन्ना मार्केट में बिकता है तो हम उसका औसतन मूल्य जो है वो निकाल लेते हैं और टोटल एग्रीकल्चर इनकम में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है और बाकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर प्रोडक्ट्स जो है वो सामान्यता रॉ मटेरियल जो है वो मार्केट में नहीं बिकता है। तो वहां पर हम जो है मार्केट वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, तो हम उसका जो है बीज बोना, हल जोतना, सिंचाई करना, उसके ऊपर सारा खर्चा जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से जो नॉमिनल प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं और टोटल कॉस्ट में, टोटल प्रॉफिट में से जो है वो लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है। तो इस तरह से भी जो है एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो जैसे कुछ चीजें जो है वो मार्केट में नहीं बिक सकती, जैसे तंबाकू के पत्ते होते हैं, उनके बंडल बनते हैं, बीड़ियां बनती हैं, लेकिन तंबाकू के गीले पत्तों की कोई वैल्यू जो है वो नहीं होती है। तो उन केसेस में उनके जो बीज बोने पे, जोतने पर सारा जो खर्चा हुआ है वो कैलकुलेट करके प्लस आप मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो ऐड करके उसका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है हमारा, मैं बताती हूँ आपको, अंशतः ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मैंने बता दिया। फिर मैं बताऊंगी कि कुछ आय ऐसी हैं
जो जमीन पर अर्न की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं है, फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इनकम ऐसी हैं जो कि जमीन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। उनमें से इम्पोर्टेंट है आपकी हाट बाजारों से होने वाली आय। हाट बाजार क्या होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगी ब्रीफ करके। आपने देखा होगा कि गाँव में संडे की संडे जो है वो बाजार लगते हैं, जमीन पर चादर बिछाकर या जमीन पे कुछ भी बिछाकर वो खिलौने बेचते हैं या छोटे मोटे सामान जो है वो बेचते हैं, उसको हम हाट बाजार कहते हैं। वो व्यवसाय जमीन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है, लोग इसका बेनिफिट जो है वो उठाते हैं अदरवाइज। दूसरा, गांवों में मछली पालने का कार्य जो है वो किया जाता है, तो जो मछली पालन है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और इसके अलावा मुर्गी पालन किया जाता है, कुक्कुट पालन जो है वो किया जाता है, वो सब भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और पत्थरों की खाने हैं, कई चीजों की खाने हैं, नमक की भी खान होती है, ऐसे और बड़ी सारी चीजें हैं जहां पर खान से आय होती है। तो वो जो खान से आय होती है, जो रॉयल्टी हमें मिलती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और जो फार्म हाउस का मैनेजर है, उसको जो सैलरी मिलती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि वो फार्म का मैनेजर जो है वो आधारभूत क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, आधारभूत क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं है। और भी ऐसी कई आय हैं, कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में जो है वो नहीं आते हैं। और ये जो अपने आप उगाती हैं फसलें, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं है। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जिनकी होती है, जैसे बैम्बूज हैं, घास है, इनको जब काट कर बेचा जाता है, तो इसमें क्योंकि आधारभूत क्रियाएं जो है वो नहीं होती हैं, तो ये जमीन से जुड़ी होने के बावजूद, क्योंकि ये सप्ताह उगती हैं, तो ये एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने इसका जो है वो करना है। तो उसके बाद एक पॉइंट जो है वो मैंने अभी तक नहीं आपको करवाया, वो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट मीन्स देश में प्रिवेल करने का टैक्स का हाईएस्ट रेट जो एसएससी जो है वो पे करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो कहते हैं। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, वैसे वैसे जो है आपका टैक्स भी जो है वो बढ़ता जाता है। पहले 2.5 लाख तक मान लो जो है वो 10% है, फिर उसके बाद जो है वो 20% है, और फिर जो है वो 30% है इस टाइम देश में। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो आपका क्या होता है, जो मैक्सिमम रेट कोई भी एसएससी जो है वो पे करता है, जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के संघ हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे देश में जो है 30% मान लो हाईएस्ट टैक्स रेट है, और फिर उसके ऊपर 15% सरचार्ज है। सरचार्ज जो है वो आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी करोड़, फॉर एग्जांपल अगर आपकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% जो है वो सरचार्ज लगता है। अब आप कहेंगे कि सरचार्ज जो है वो क्या होता है। सरचार्ज जो है वो टैक्स अपॉन टैक्स होता है। हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो टोटल इनकम के ऊपर जो नियत दरें होती हैं उनके अनुसार, फिर उस टैक्स के ऊपर जो है वो 15% जो है वो सरचार्ज जो है वो लगाया जाता है। फिर एक होता है सेस। सेस जो है वो कंपल्सरी होता है, वो आपकी इनकम कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने पे करना ही करना है। तो गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 4% जो है वो एजुकेशनल सेस लगाया हुआ है कि यू हैव टू पे 4% ऑफ सेस। तो इसका मतलब आपके पास अगर 30% जो है वो टैक्स है
तो उसके ऊपर 15% कितना हो गया आपका सरचार्ज, अगर बनता है। सरचार्ज तभी लगेगा अगर बनता है। तो 30% प्लस 4.5%, 34.5%, और प्लस उसपे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 4% जो है वो सरचार्ज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और वो आपका 36% के करीब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 36%। तो वो हाईएस्ट रेट है कि जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर हम 36% के हिसाब से जो है वो टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो कहते हैं। और एक पॉइंट और है, वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। पैन जो है वो आपने सुना होगा सबने। पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे क्लास में आपका रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर से आपकी आइडेंटिटी होती है। यूनिवर्सिटी में आप अपने कोई भी आपने बातचीत करनी है, लिखत पढ़त करनी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कॉलेज का, या जो आपका रोल नंबर चल रहा है रेगुलर 3 सालों से, उसके अनुसार जो है आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एसएससी को जो है वो परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो इशू किया जाता है, और वो परमानेंट अकाउंट नंबर जो है उसके अनुसार आप कार्य करते हैं। और जो भी आप चालान भरते हैं, जो टीडीएस रिटर्न भरते हैं, जो आप रिटर्न भरते हैं, जो सेल टैक्स रिटर्न भरते हैं, आयकर रिटर्न जो है वो भरते हैं, वो आपको उसके ऊपर जो है वो लिखना होता है। आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने होटल की पेमेंट एक दिन में 20,000 से ज्यादा करनी है तो आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर लिखवाना होगा। 50,000 से ज्यादा की एफडीआर करवानी है तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो देना होगा। तो ये नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आइडेंटिटी है। ये एक देश के वोटर कार्ड के लिए भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो माना जाता है। और चीजों के लिए आपने जैसे कोई कागज बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ अगर मांगा जाता है तो अगर आप पैन नंबर देते हैं तो वो भी वैलिड है एक डॉक्यूमेंट, जिसको कोई कंसिडर किया जाता है बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। तो ये 10 डिजिट्स का एक नंबर होता है। ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसमें वर्ड्स का भी यूज किया जाता है और नंबर्स का भी जो है वो यूज किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जो है वो कहते हैं। तो उसको पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये जो एसएससी है कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है और कहाँ से बिलोंग करता है और किस तरह का एसएससी जो वो है। तो ये सारी चीजें जो है उससे क्लियर हो जाती हैं। और हर वो व्यक्ति जिसने रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए पैन नंबर लेना जरूरी है। और पैन नंबर लेने की कोई आयु जो है वो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पैन नंबर लेने के लिए कोई आयु का बंधन जो है वो नहीं है। आप कभी भी पैन नंबर के लिए आवेदन दे सकते हैं। पहले तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज ही बनाया करती थी, लेकिन उसमें समय बहुत अधिक लग जाता था। उन सारी बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को इसके लिए डिप्लॉय किया है कि वो पैन नंबर जो है वो इशू कर सकती हैं। एक फॉर्म आता है, कुछ एक पेमेंट करनी होती है, 69-70 रुपीज के करीब है। वो फॉर्म आप भरकर जो है उस एजेंसी के पास जमा करवा देंगे और कुछ ही दिनों में 15-20 दिन में आपका अकाउंट नंबर जो है वो बनकर आ जाएगा। और अगर आपका पैन नंबर खो जाता है, आप दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक है, आपका नाम गलत लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, तो वो आप उसमें क्या करवा सकते हैं, परिवर्तन जो है वो करवा सकते हैं। और पैन नंबर जो है वो शहर बदलने से, स्थिति बदलने से बदलता नहीं है। तो पैन नंबर जो है वो एक ही रहता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल जो है वो होता है और एक व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर हो सकता है। एक से अधिक जो है वो पैन नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जब पैन नंबर के लिए हम अप्लाई करते हैं तो एज, सेक्स और एरिया की जो है वो कोई लिमिट जो है वो नहीं होती। इवन हम एक माइनर या न्यूली बॉर्न बेबी के लिए भी जो है
पैन नंबर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब हम माइनर के लिए या न्यूली बॉर्न बेबी के लिए पैन नंबर जो है अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो है अभिभावक, गार्जियन वर्ड यूज किया गया है। गार्जियन वर्ड जो है वो बहुत वाइड है। इसमें पेरेंट्स या जो भी बच्चे का संरक्षक होता है उसके सिग्नेचर जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें जो है जो भी व्यक्ति अगर किसी के बिहाफ पर अप्लाई करता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी भी जो है वो साथ लगानी होगी। तो इसके लिए जो है फॉर्म नंबर 49A भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के सहित इंडियन सिटीजन्स के लिए है फॉर्म नंबर 49A, और फॉर्म नंबर 49AA जो है वो फॉरेनर सिटीजन्स के लिए जो है वो होता है। तो जो भी हमने कर की पेमेंट करनी है, टीडीएस की करनी है, टीडीएस का क्रेडिट लेना है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, कोई लेन देन करना है, मैंने पहले बताया आपको, बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, होटल की पेमेंट करनी है, फॉरेन ट्रिप्स पर आपने जाना है, फोर व्हील्स वाली व्हीकल खरीदनी है, 4 पहिया गाड़ी जो है वो आपने खरीदनी है। तो ये जो है पैन आपको एक विशिष्ट पहचान जो है वो देता है। और जो भी आप इनकम टैक्स के साथ पत्री करते हैं, लिखित पढ़त करते हैं, उसके ऊपर जो है ये पैन नंबर का लिखा हुआ जो है वो जरूरी है। अपना आपने पंजीकरण करवाने के लिए उसका वर्णन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में और भी डिटेल में दिया हुआ है, वहां पर हम और डिटेल में करेंगे। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पैन नंबर जो है वो क्या है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट जो है वो हो गया है। इसमें 2-3 चीजें और दी हुई है, टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। ये मैं आपको कल करवाऊंगी, फिर से करवाऊंगी, टैक्स एवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।